अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, उस बुजुर्ग और बरतर ज़ात का करोड़ों शुक्र कि पाकिस्तान आज एक बड़ी तबाही से बच गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली इलाका जात और कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटकों ने अवाम को खौफज़दा कर दिया। रेक्टर स्केल पे ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 नोट की गई। मौसूला इतलात के मुताबिक मीरपुर और आज़ाद कश्मीर से इतलात आ रही हैं 5 से लेके तकरीबन 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी भी हैं एज वी स्पीक। आज़ाद कश्मीर में कई इमारतें और शहराएँ तबाह हो चुकी हैं। मीरपुर में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है तो मंगला डैम की इंस्पेक्शन एज वी स्पीक जारी है। अल्लाह पाक हम सब पर रहम करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, फॉल्ट लाइन पर मौजूद पाकिस्तान की तरह उसकी सियासत भी फॉल्ट लाइन पर खड़ी है, जहाँ किसी भी वक्त मामूली सी सियासी जुम्बश मुल्क की सियासत का हुलिया बदल कर रख देती है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के सहूलतकारों को जनवरी की डेडलाइन दे दी है। बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी, हुकूमत के लाने वालों ने हुकूमत को जनवरी तक ना निकाला तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ईंट से ईंट बजाने वाले जियाले एक बार फिर आंखों में आंखें डालने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बात सिलेक्टेड से शुरू हुई और सिलेक्ट करने वालों पर आन पहुंची है। बिलावल भुट्टो जरदारी दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं एस्टैब्लिशमेंट और खुफिया इदारों का नाम लेते हुए कि वो काम करें जो आइन के मुताबिक उन्हें सौंपे गए हैं। सियासत का ये रुख माजी गवाह है कि खारों से अटी पुलसिरात की सूरत है। अब बिलावल भुट्टो वहां उलझ रहे हैं कि जहां उनके वालिद मोहतरम उलझ कर हथियार गिरा चुके हैं माजी में। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या नताइज होंगे, बहरहाल शायद ये बड़ी कैलकुलेटेड डिसीजन है, क्योंकि पैगाम फ़कत हुकूमत के लिए नहीं, हुकूमत के हैंडलर्स, हुकूमत को यहाँ लाने वालों और दो टोक अल्फाज में पिंडी आने की धमकी दी है। पिंडी आने के हवाले से मुतनब्बे किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उनके वर्ड्स जो हैं, अल्फाज वो ये हैं कि इस साल के आखिर तक अगर इस कठपुतली, धांधली ज़्यादा और गैर जमहूरी हुकूमत को नहीं निकाला गया तो कोई ताकत जियालों को रोक नहीं सकेगी। और अगर 126 दिन का धरना बर्दाश्त हो सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरी एहतजाज भी पिंडी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके क्या नताइज होंगे आज ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, कीप इन माइंड 3 बरस पहले किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि तीसरी बार मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म ताहयात नाअहली की फॉल्ट लाइन पर खड़ा है। पैनमा हुआ तो सियासत में जलजला, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 बरस सजा और ताहयात नाअहली मुकद्दर ठहरी। और ठीक 1 साल बाद 6 जुलाई 2019 को एक और तुलसमाती किरदार यहाँ हुआ। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक की एक एतराफ़ी खुफिया वीडियो प्रेस को जारी कर दी। अब वीडियो की तशहीर से जज की ज़ात मुतनाज़ बनाने और 7 साल जो सज़ा का फैसला था उसे भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई। वीडियो की सच्चाई का वाहिद पैनामा फोरेंसिक ऑडिट है जो कि अभी तक पंजाब फोरेंसिक लेबॉरेटरी से एज वी स्पीक नहीं आया। मगर कौन जाने कि जज का हल्फिया बयान, जिसमें हुसैन नवाज शरीफ ने उनको 50 करोड़ की रिश्वत ऑफर की और साथ ये भी कहा कि दुनिया में कहीं भी आप रिलोकेट होना चाहते हैं तो वो आपको की जाएगी, इसकी सच्चाई क्या है। और जज साहब के इस हल्फिया बयान का क्या होगा कि जिसमें वो लिखते हैं कि एक तकरीब में मेरी मुलाकात नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी से हुई। नासिर जंजुआ ने धौंस और धमकी के लहजे में फैसला मियाँ साहब के हक में देने को कहा। अब सूरत दीगर संगीन नताइज भी गिनवाए। ये भी कहा कि मौजूदा हालात में अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में फैसला नहीं आता तो ये बात उनके लिए ज़ाती तौर पर बहुत नुकसानदेह हो सकती है। जज साहब ये भी लिखते हैं नाजरीन कि जब दोनों मज़कूरा रेफरेंसेस की समाअत जिरा के मरहले में ही थी तब नासिर जंजुआ और मेहर जिलानी ने एक मरतबा फिर मुझसे राब्ता किया। इस मरतबा नासिर जंजुआ माली पेशकश के साथ आए थे और मुझे कहा कि अगर दोनों रेफरेंसेस में मियाँ साहब को बरी कर दिया जाता है तो मुझे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। हल्फिया बयान में माली पेशकश और रिश्वत ऑफर करने वाले उन अहम तरीन कैरेक्टर्स, किरदारों को भी FIA की तफ्तीशी रिपोर्ट में अदम शवाहिद पर केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। द डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड ऑन FIA's रिक्वेस्ट वाज लीडिंग हेडलाइंस। आपको याद होगा हमने तब भी इस पे बड़े प्रोग्राम्स किए थे। कनेक्शंस हैं इन लोगों के, बड़े बड़ी जगहों पे कनेक्शंस हैं। इनको किस तरह फ़कत चंद दिन रख के डिस्चार्ज कर दिया गया, फ़कत ये कह के कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड।
اب FIA اپنے ہی ان اہلکاروں کے خلاف عدالت پہنچ چکی ہے جنہوں نے بیان حلفی میں موجودہ نامزد افراد کو بری کیا تھا. ان کو ایکیوز کیا جا رہا ہے فار نیگلیجنس. اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, آج اس کے اوپر بھی غور و فکر. ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں احمد جواد صاحب, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف, عطا طارر صاحب, ڈیپٹی جنرل سیکرٹری پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون. A very short break, we're going to be right back. بتائیے گا قاہرہ صاحب, یہ واقعی سہولت کاروں کو جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے, یعنی فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو, بلاول صاحب نے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو تو ہم ساری جماعتیں ہی کہہ رہے ہیں نا, مولانا بھی کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, ANP بھی کہہ رہی ہے, یہ درست بھی کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہے ساری پپٹ گورنمنٹ, ان کو تو لایا گیا ہے, ان کو تو الیکشن جتوایا گیا ہے, حکومت بنوائی گئی ہے اور اب حکومت چلوائی جا رہی ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق بلاول صاحب کا ہے, انہوں نے راول پنڈی کا جو کہا, راول پنڈی میں محترمہ بھی گئی اور وہیں کی شہادت ہوئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, ہمارا خیال یہ ہے, اب ڈسکشن میں یہ بات بھی جاری ہے کہ راول پنڈی میں جہاں پہ محترمہ شہید ہوئی, جہاں ان کا قافلہ رکا تھا, وہیں سے بلاول اپنا احتجاجی قافلے کا آغاز کرے. یہ بات اس تناظر میں بھی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سول سپریمیسی کے لیے ہمیشہ سے آئین کی حکمرانی کے لیے ہمیشہ سے سزاوار رہی ہے, لیکن اس کے لیے دعویٰ کرتی رہی ہے, اس کے لیے کوشاں رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. جب تک تمام ادارے اپنے اپنے, وہ پارلیمان ہو, عدلیہ ہو, وہ فوج ہو. قاہرہ صاحب, آپ نے کل کاؤنسل آف فورن ریلیشنز میں سنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی, ان سے بھی یہ بات کی گئی اداروں کی ایک اوورویلمنگ ریچ کے اوپر یا پالیسی کے اندر, ان کی ڈیسیجن میکنگ کے اندر. بڑا دو ٹوک الفاظ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ماضی میں شاید حکومتیں جو تھی وہ مورل اتھارٹی اپنی کھو جاتی تھی, اس لیے اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ادارے آتے تھے, لیکن میری حکومت میں 100% ہر پالیسی ہماری ہے جو ہمارے مینیفیسٹو میں ہے, اور اس کی بیکنگ ہمیں, اس کی مکمل بیکنگ اور سپورٹ فوج دے رہی ہے. انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی بار مورل اتھارٹی لوز کرنے کا شکوہ کیا. خیر اگر آپ پرائم منسٹر کا یہی بیان ذرا غور کریں, انہوں نے کہا کہ مجھے میری پالیسیز کو 100% بیکنگ ہے. بیکنگ کس کی ہوتی ہے اور کیا بیکنگ ہونی چاہیے, اور اس کی بنانا کیا ان کا کام ہے یا پارلیمان کا اور سول گورنمنٹ کا کام ہے؟ پرائم منسٹر کے اپنے اس بیان کے اندر اس کو ذرا ڈسمنٹل کر کے دیکھیں تو خود اس کے اندر اقرار ہے کہ ہاں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اور کون سی مورل اتھارٹی؟ تو سر آپ سول سپریمیسی کی یا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کی ایک منٹ دیکھیں نا, ہم تو ہمیشہ تاریخ میں بہت ساری قوتیں وہ ہیں جو بیکاز آف آل دیز فورسز آتی رہی. ہم تو انسپائٹ آف دیز فورسز آتے رہے نا, ہم تو اس کے باوجود آتے, ہم تو جب آئے لڑ کے آئے, ہم تو جب آئے عوامی سہارے سے آئے, ہم تو جب آئے پش بیک کر کے اپنی جگہ بنا کے آئے, اور جب پاکستان کسی مشکل میں پھنسا ہوتا تھا اس وقت ہمیں ٹھیک ہے سر, مگر میں آن ریکارڈ ایک بار نہیں, میں تو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ 100 ہم لوگ گلے شکوے کر چکے ہیں. ایک میڈیا کیمپین ٹرائل بھی زرداری صاحب کے خلاف چلتا رہا اس پریزیڈنسی. پیپلز پارٹی کی لیک آف گورننس, کرپشن کے اوپر بھی بڑی, آپ کو یاد ہے آپ کے دور کے اندر بڑا ٹف ٹائم دیا گیا. دیٹ بینگ سیڈ, 18ویں ترمیم ہو, 48(2)B کو نکالنا ہو, حکومتوں کو, وزیر اعظم کو, چیف ایگزیکٹو کو مضبوط کرنا ہو, یہ سارے آپ کے کریڈٹ پہ جاتے ہیں. کریڈٹ پہ آپ کے یہ بھی جاتا ہے کہ 126 دن کے دھرنے کے باوجود آپ پارلیمان میں آپ نے ایک سول ڈسپنسیشن کو, ایک سویلین گورنمنٹ کو مضبوط کیا پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جس نے 2018 کے الیکشن کے بعد سب کو راضی کیا کہ آئیے پارلیمان کے اندر بیٹھیں گے, جبکہ مولانا صاحب اور نون لیگ ایک واضح اوپینین رکھتے تھے. آل دس بینگ سیڈ, میں یہ نہیں سمجھ سک رہی کہ اب کیا بدلا ہے. سر میں نے اسی لیے پہلے سب کہہ دیا, اب بدلا کیا ہے کہ اب وہی پیپلز پارٹی جو سسٹم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, جو ہمیشہ کہتی ہے کہ سسٹم کو خطرہ نہ ہو, وہ اس ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو خطرہ پہنچانے کے لیے, اس کا دمادم مسکل اندر کرنے کے لیے تاریخیں دینے لگ گئی ہے. دیکھیے مہر, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اگر ہمارا سسٹم, ہم گورنمنٹوں کی بات نہیں کرتے, ہم سسٹم کی بات کرتے. گورنمنٹیں آتی جاتی رہتی ہیں اور وہ جمہوری عمل کا حصہ ہے.
शॉर्ट टर्म इलेक्शन भी हो जाते हैं, मिड टर्म इलेक्शन भी हो जाते हैं, हुकूमतें चली जाती है, पार्लियामेंट कायम रहती है, नई हुकूमतें बन जाती है, कोलिशन टूटती है, बन जाती है। जहां तक तल्लुक हमारा है, वादे है। हम तो आज भी एपीसी के फैसलों में आपको पता है, वादे तौर पे पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब ने दो चीजों का अपना स्टैंड लिया। एक कि हम मजहबी मुनाफरत को हथियार नहीं बनाने देंगे, और दूसरा कि हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे जिससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाए। सो ये डेमोक्रेसी डिरेल नहीं हो रही सर? 1 जनवरी को सहूलतकारों को कहना कि निकालो अपनी कठपुतलियों को, अपने चोजन वंस को। ये बात महर सियासी तौर पे अपना नैरेटिव है ना, आप जब गुफ्तगू करते हैं एंकर्स तो आपका अपना स्टाइल है, आपने यहाँ बैठ के बातें करनी। जब आप पब्लिक से बातें कर रहे होते हैं तो हमारा सियासियों का अपना इंटरेक्टिव स्टाइल होता है। तो इसमें बात क्या है कि हम बेसिकली बातें जो कर रहे हैं वो ये है कि जनाब आप अपना काम करें, और जो ये बैठी हुई गवर्नमेंट है इसको खुद जवाबदेह होना चाहिए ना। ओके, तो यानी कि ये सर, यानी कि ये डेडलाइन नहीं है, ये फकत एक सियासी बयान है अवाम के लिए। डेडलाइन तो उन्होंने कहा ना, मैं डेडलाइन दूंगा। मैं उन्हें 1 जनवरी का कह दिया है सर। 1 जनवरी का मैं आपको सुना देती हूँ उनका सॉर्ट। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, मैं आज चुनिया गया हुआ था, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी नहीं, लेकिन मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा नहीं। चेयरमैन साहब बीबी शहीद की जाए शहादत से अपने सफर का फिर पिंडी से आगाज कर सकते हैं, ये बात है। हम तो जद्दोजहद की बात कर रहे हैं। मैं जद्दोजहद आपकी 100 बिस्मिल्लाह, आपका राइट है सर। मैं पूछ रही हूँ मकासद क्या है, ये सुनिए जरा। वो डेडलाइन 1 जनवरी दे रहे हैं, दोनों को एक दफा मुलाहिजा कर लीजिए सर। जनवरी 1 तक, इस साल की एंड तक ये हुकूमत को जाना पड़ेगा। कानूनी सजा ना नालायक ना अहल वज़ीर आज़म को नहीं निकालेंगे तो फिर मैं इन जियालों को नहीं रोक सकता हूँ। पूरे के पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिंडी पहुंचेंगे, पिंडी पे दबाव होगा। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं ना कि ये वज़ीर आज़म, ये हुकूमत जो है, ये लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हुई, बल्कि जिंदगी तलखियां पर भर दी है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बड़ा कमजोर कर दिया है। इस वक्त इकोनॉमी की हालत ऐसी है कि इससे इस गर्दाब से निकलने का कोई रास्ता बन नहीं रहा, और खारजा पॉलिसी के महाज। अच्छा, एक सेकंड सर, उठाते नहीं है इस केस को। मैं ये भी नहीं पूछूंगी कि कल तक आप कह रहे थे अपना टाइम पूरा करें। मैं आई अंडरस्टैंड, आप कह रहे हैं कि इतने हालात खराब हो गए हैं कि इनको जाना पड़ेगा। मुझे एक बात समझा दीजिए, सिस्टम को इंटैक्ट रखते हुए व्हाट आर द ऑप्शंस यू आर प्लेइंग विद? जाना पड़ेगा से मुराद इन हाउस चेंज है, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, एग्जैक्टली व्हाट सर? इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, विद इन डेमोक्रेटिक मीन्स, विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। आप इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सकते हैं। ये तो चंद वोटों के साथ बैठी हुई गवर्नमेंट है, इनके किसी एक लाई को अगर इन 3-4 महीनों में हमारी स्ट्रगल है, मौलाना फजलुर रहमान अपनी कर रहे हैं, बाकी जमातें अपनी कर रही हैं, उसके नतीजे में अगर वाकई सब लोग न्यूट्रल हो जाएं, बाकी अपना अपना ड्यूटियां अपनी अपनी आईनी दायरे में करें, तो ये चले। अब मैं नहीं कहूंगी, ओके, अब मैं नहीं कहूंगी, मेरी छोटी सी बात खत्म होने देना। वो ये है कि ये हुकूमत के एक लाई हट जाए, एक तो ये आराम से गिर जाएगी। मंगल साहब भी 4 वोट लेके अलहदा हो जाए, उनके 6 नुकात अभी भी अधूरे पड़े हैं। मैं आपसे आई अंडरस्टैंड सर, रेजर शार्प एक ये पार्लियामेंट में अक्सरियत के साथ बैठे हैं। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि ये इन एक्सरसाइजिंग दीज डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी ऑप्शंस, आपको नहीं लगता कि वो स्पेस भी निकलती है जिसके अंदर कोट अनकोट जस्टिस फाइज ईसा ने भी आज कहा कि 2 मिनट लगते हैं, कामिर आके 2 मिनट में पार्लियामान को उड़ा देता है, वो स्पेस नहीं निकलती क्या? हमारी कोशिश ये है कि वो स्पेस ना निकले, और अगर निकल आए तो क्या करें? नहीं, अगर निकलेगी तो फिर उसको हम रेजिस्ट करते रहे, और हम उसको जितनी हो सकेगी बट यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क? मेरी गुजारिश सुने ना, हम आपका क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहे हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आपसे मुराद मीडिया है कि जनाब आप क्यों मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं दे रहे, आप क्यों अपोजिशन का साथ नहीं दे रहे, पीपल्स पार्टी क्यों साइड में बैठी हुई है? और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी काल है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये काल उनकी अपनी है, हमारे साथ कंसल्टेशन में नहीं हुई, ये अपोजिशन का मुश्तरका फैसला नहीं है। लेकिन दूसरा बात, हमारे 2 तहफ़्फ़ुज़ात जो मैंने पहले भी बयान किए, अगर उनको एड्रेस नहीं किया जाता तो हमारी तरफ से तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। और तीसरा ये है कि हम विदिन मीन्स, हम अगर अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की तरफ ना जाना चाहते हैं, ना जाने देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जाने देंगे क्या सर? आप लोग 2 ट्रकों की मार है हमारा सिस्टम, अल्लाह माफ करे, क्या बात कर रहे हैं आप? बट एनीवे, स्टे विद मी। दुरुस्त है महर, ये बात दुरुस्त है, माजी में ऐसा होता रहा, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जब आप आज पाकिस्तान के अवाम जितने बाशऊर हैं,
अगर अवाम खड़े हो जाते हैं तो तुर्की में होने वाला इनकलाब जो है वो सर तुर्की यहाँ नहीं है ना, कहाँ क्या बात कर रहे हैं? तुर्की के मुआशी हालात अच्छे थे तब। तैयब अर्दोगान वाज एट एन ऑल टाइम हाई एज वेल। मुआशी हालात का अपने आपके सियासी हालात और सियासी स्ट्रगल से। सो यू आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ है, पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं खड़ा हुआ था, चिड़िया ने पर नहीं मारे जुल्फिकार अली भुट्टो को, फांसी गार्ड चढ़ा दिया गया। आप उस अवाम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाहर निकल आएंगे तोपों के आगे लेटने के लिए? सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी पे लोगों ने अपने आप को आग लगाई, फांसियां चढ़े, जेलें झेली, कोड़े खाए। पाकिस्तान का कौन सा चौक है जहाँ पे हमारे जेलों को कोड़े नहीं मारे? ओके, मुझे अगर इजाजत दीजिए, लेट मी गेट द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्टे विद मी फॉर अ सेकंड सर। सर बताइए क्या करना है? सर मौलाना का धरना अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा, 1 जनवरी की डेडलाइन अब आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने दे दी है, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? महर, मैं आपकी बात का भी मैं जवाब दे दूंगा। थोड़े से 1-2 पॉइंट्स जो कायरा साहब के हैं उनका भी मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। देखें, जब ये बड़ा रिपीटेडली बिलावल साहब की भी तकरीर में भी इसका जिक्र था, फिर कायरा साहब ने भी कहा, सिलेक्टेड गवर्नमेंट की जब ये बात करते हैं, हम यकीनन ऐसी गवर्नमेंट नहीं है कि जैसे कोई नवाज शरीफ जो है वो किसी डिक्टेटर की गोद में बैठ के वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, या हम किसी ऐसी लीडरशिप के भी नीचे नहीं हैं कि जो अपनी बीवी की वफ़ात के बाद उसकी सिर्फ क्वालिफिकेशन उसकी वसीयत थी जिसकी वजह से वो उस पार्टी का जो है वो ओनर बन गया और एक लेगेसी जो है चली। यकीनन हम ऐसी पार्टियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा नहीं, ये चूंकि सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इनको बताना पड़ता है कि हम जो है 22 साल की स्ट्रगल के बाद आप आए। अब मैं आपको जो आपने स्टेटमेंट बिलावल की जो सुनाई उसके हवाले से देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं। इनके वालिद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी बड़ी जोरदार किस्म की, ठीक है, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो दुबई भाग गए थे। फिर अगला उन्होंने साल जो है ना माफियों में गुजारा था और फिर माफिया मांग के तो फिर वो वापस आए। 3 बार राहील शरीफ साहब से मिलने की दरख्वास्त की थी जो रिजेक्ट हो गई थी, और फिर वो राहील शरीफ साहब के जाने का इंतजार करते रहे और फिर वापस आए। तो देखें, इनको मेरा ख्याल है कि बिलावल को अपने वाले साहब से पूछ लेना चाहिए कि हमारी अपनी कैपेसिटी कितनी है, क्या मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एक्सीड कर रहा हूं? मेरा ख्याल है कि वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं। सर अगर कर रहे हैं वो तो फिर खुद भुगतेंगे, खुद देखेंगे, उन्हें अपना दे मस्ट हैव वेट द प्रोज एंड कॉन्स। एक छोटी बात नहीं की उन्होंने। आपसे सवाल है, जो 126 दिन आपने ललकारा, सिस्टम को सिविल नाफरमानी की तरफ लेकर गए, बिल्स जलाए, धांधली शुदा, पपेट्स, शलवारों तक बात आ गई, किधर क्या क्या आप लोगों ने नहीं किया? आप में खुद इतना सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त है कि अगर जियाले बाहर निकले या मौलाना साहब के 5 लाख लोग, 15 लाख लोग बाहर निकले, जो भी निकले, जितना भी निकले, खुद इतनी सब्र और बर्दाश्त है इमरान खान में कि वो भी बर्दाश्त करेंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब तो उस वक्त बनता है कि अगर ये लोग जो हैं हमारी तरह इस्लामाबाद पहुंचें और हमारी तरह धरना दें, तब ये सवाल बनता है। इसलिए मैं इसका जवाब सिर्फ ये दूंगा कि जिन जियालों की ये बात कर रहे हैं, क्या बिलावल को पता है, क्या जरदारी साहब को पता है कि जियाले तो ख़त्म हो चुके हुए हैं? अब तो ये अपनी जो है ना आखिरी सांसें जो हैं सिंध में ले रहे हैं। पहले इन्होंने पंजाब लूज किया, सिंध में इन्होंने कराची को लूज किया, और अब सिंध में भी जो हालत है, तो इनको तो पहले अपने आप को देखना चाहिए कि इनकी इस वक्त कैपेसिटी है, क्या इनके कोई जियाले ऐसे हैं, और क्या इतना कोई रीसेंट पास्ट में आपने कभी इनकी कोई पब्लिक या स्ट्रीट पावर आपने देखी है पीपल्स पार्टी की? इससे ज्यादा स्ट्रीट पावर तो फजल की है। पीएमएलएन, मुस्लिम लीग नून किधर घूमी है? कहां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की अपने विजन्स या अपनी आउटलुक के दरमियान पार्टी कहीं खो सी रही है? समझ नहीं आ रही कि किबला एग्जैक्टली क्या है। एक वक्फे के बाद आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। तारर साहब फरमाइएगा कि आप किधर साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, बिटवीन गुड कॉप बैड कॉप शरीफ बरादरान के दरमियान जो एक गेम शायद खेली जा रही है सिस्टम के साथ, खबरें जिसकी भी आ रही हैं। मुझे बताइए कि मौलाना साहब क्लियर हैं धरने पे, डेडलाइन बिलावल साहब ने आज 1 जनवरी की दे दी, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कोई वाजे? बहुत शुक्रिया महर साहबा। मैं बिफोर कि इस पे आऊँ हमारे ये धरने के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो 22 साल स्ट्रगल की यहाँ बात हुई पीटीआई की,
تو وہ 22 سالہ سٹرگل کے نتیجے میں ہی تو آپ کو پتا ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ 22 سالہ سٹرگل میں شامل رہے، فردوس عاشق اوان صاحبہ اس میں شامل رہیں، اس کے بعد بزدار صاحب، اجاز شاہ صاحب بھی اس میں شامل رہے. تو اگر اتنی 22 سالہ سٹرگل ان کی ہوتی تو ان کو لوٹاکریسی، ہارس ٹریڈنگ کو پروموٹ کر کے اتنے لوگوں کو دوسری جماعتوں سے توڑ کے اقتدار میں نہ آنا پڑتا. ان کی جینوئن اسٹرینتھ اتنی ہوتی، جو ان کے پرنسپلز تھے کہ ہم نے دوسری جماعتوں سے لوگ نہیں لینے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اور آزمائے ہوئے لوگ نہیں لینے، تو ان کو اپنے جینوئن ورکر کو، جینوئن لوگوں کو پیچھے کر کے ان لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت نہ پڑتی. ایز فار ایز دا دھرنا از کنسرن، تو دیکھیے پچھلے ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ہو چکی ہیں. شہباز شریف صاحب کی میاں جی صاحب سے ایگزیکٹلی، اس پہ ہمارا سٹانس بہت کلیئر ہے. ہم نے 30 تاریخ کو کمنگ منڈے اسلام آباد میں اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کال کی ہے. اور دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کے تمام کیڈرز آن بورڈ ہوں. جو بھی دھرنا ہونے جا رہا ہے ایک تو وہ سسٹینیبل ہو، وہ میننگ فل ہو، اور وہ بالکل 126 دن کے دھرنوں کی طرح میننگ لیس نہ ہو کہ جہاں پہ آپ اکانومی کو بھی ہرٹ کریں اور ساتھ اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہرٹ ہوئے. چین کے آپ کا نعرہ کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں جی، چین کے صدر کو جس طرح دورہ ملتوی کرنا پڑا، ہم ہرگز وہ نہیں چاہتے. ہم نے اس وقت ہماری جو رہبر کمیٹی بنی تھی، انیشلی شاہد خاقان صاحب اور احسن اقبال صاحب اس کے ممبر تھے. شاہد صاحب کی اریسٹ کے بعد ایاز صادق صاحب نے ان کی جگہ لی اور ایک چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہے وہ اس میں ڈراپ ہو چکا ہوا ہے. سب سے بڑا ایجنڈا اس وقت پاکستان کے عام شہری کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، جو کشمیر کا ایشو ہے. تو وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ول بی ا ویری آزادی مارچ. شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں سر مجھے ایشوز پتہ ہیں، وی آل نو دیٹ. مجھے بتائیے مقصد کیا ہوگا؟ دیکھیے جو چارٹر آف ڈیمانڈز کے تحت مقصود کیا ہے؟ جی میں بالکل عرض کرتا ہوں جی. Is it just awareness یا آپ چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم ایک تو چارٹر آف ڈیمانڈز کے تحت ہم اپنی ڈیمانڈز جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے اور گورنمنٹ کو آبویسلی ڈیورنگ دا کورس آف دیٹ پروسیشن ایک الٹیمیٹم دیا جائے گا. ورنہ احسن اقبال صاحب آلریڈی اس پہ بات کر چکے ہیں اور ایک فریش الیکشنز کی بھی اس میں ایک پروبیبلٹی ہو سکتی ہے کہ کال دی جائے. بٹ دیٹ آل ڈیپینڈس کہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی 30 تاریخ کو کس چیز پہ اگری کرتی ہے اور اس کے بعد جو دھرنا ہوگا اس دوران کیا بات وہاں پہ چلتی ہے. جی اچھا، سو ان ہاؤس چینج کی بات کی، فریش الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، قائرہ صاحب بھی، پی ایم ایل این بھی، یعنی کہ اس حکومت کا ٹائم اپ ہے، ایدر وچ وے یہ اپ ہے اب آپ لوگوں کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا سر، آج نواز شریف صاحب نے بھی اپنی درخواست دائر کی ہے اپنی اپیل کے حوالے سے کہ مزید وقت دیا جائے اس کے اوپر، اور آپ نے یہ آج کی لیڈنگ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ایف آئی اے نے نیگلیجنس کا کیس دائر کیا ہے اپنے ہی افسران کے اوپر، جنہوں نے ان 3 افراد کو بری الذمہ قرار دے دیا اور چھڑوا دیا آپ کی جج سکینڈل ویڈیو کے اندر، جس کے اندر آپ کے مین پروسیکیوٹر بھی ہیں، افضل بٹ ڈائریکٹر ہیں، فاروق لطیف اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، فضل محبوب ہیں اور کلیم اللہ تارڑ صاحب ہیں، وہ استغاثہ پروسیکیوٹر کا کام کر رہے تھے. اب ان کے اوپر بھی انکوائری کھلے گی، مگر ایز وی اسپیک ابھی تک پنجاب لیبارٹری نے نہیں تصدیق کی کہ یہ ویڈیو فیک ہے، صحیح ہے، اس کو نہیں ابھی تک اسے سرٹن کیا. سو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پورا میاں صاحب اپنی اپیل اس کے اوپر بیس کریں گے، اس ویڈیو کے اوپر؟ بات یہ ہے کہ جب پہلے دن گورنمنٹ نے پریس کانفرنس کی، فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ ہم اس کا فورینزک کرائیں گے، پھر یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا جی ہم اس کا فورینزک نہیں کروائیں گے. وہ کیسے فورینزک ہے؟ ناصر بٹ کے پاس اوریجنل ویڈیو ہے، نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں. اس کے بعد مہر صاحبہ وہ امیجز شاید آپ کی نظر سے نہیں گزرے. ناصر بٹ صاحب وہ اوریجنل ایویڈنس لے کے، ویڈیو کی اوریجنل کاپی لے کے، اس کے ساتھ 2 authenticated reports, forensic reports from the world's most renowned labs وہ لے کے پاکستانی ہائی کمیشن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2 authenticated forensic reports ہیں. تارڑ صاحب irrelevant, my dear brother, hear me out. Sir, hear me out. سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ آڈیو یا ویڈیو کے حوالے سے پنجاب فورینزک سائنس، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس کی رپورٹ کے اوپر پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے سیکشن 9(3) کے تحت بطور ثبوت یہ پیش کی جائے. اگر آرڈر پڑا ہو تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ناصر بٹ جس نے یا جو بھی شخص جس نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے وہ ایویڈنس سامنے لائے. اب ناصر بٹ نے کیا بات کی؟ اب آپ میری تھوڑا سا میری اگر گزارش سن لیں. نہیں میری عرض تو سن لیں. ناصر بٹ کیا رہا ہے؟ ناصر بٹ اپنی سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ خود آئے، اپنی کسٹڈی میں اوریجنل ایویڈنس لے کے وہ ہائی کمیشن جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں پاکستان جانے کو تیار ہوں، مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے اور یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، میرا بیان حلفی ہے، آپ اس کو یہاں پہ ایڈمٹ کریں.
पाकिस्तानी सिक्योरिटी से आप सर आपके उनके खतरात हैं, आपने कत्ल शतल या अगवा तो नहीं कर लेना सर, क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी हाई कमीशन क्या कहता है, मुझे अगर मेहरबानी करें, मुझे अगर बात इस पे करने दें। अता तारर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस शख्स ने गुफ्तगू या वाकये की रिकॉर्डिंग की है वो खुद इन पर्सन खुद आए, वीडियो पेश करे, और ये सिर्फ मेरी अगर अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए, आप मुझे ये बताइए कि नासिर भट्ट जब हाई कमीशन जाता है तो उसको FIA का एक अरेस्ट वारंट तो पकड़ा दिया जाता है, मगर वीडियो के हवाले से जो भी वो बात करता है वो कहते हैं जी हम फॉरेन ऑफिस से पूछेंगे, हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। और देखिए जज साहब पहले दिन ही कंट्रोवर्शियल हो गए थे जब उन्होंने बयान हल्फी दिया, यानी जब वो ट्रायल सुन रहे थे उस दौरान उनको याद नहीं आया कि उन पे प्रेशर था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेहर साहिबा कहा कि ये जज साहब जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के मातहत थे, फेडरल गवर्नमेंट ने इतना अरसा उनको OST करके क्यों रखा। तो इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं और नासिर भट्ट आज की तारीख में भी पाकिस्तान आने को तैयार है अगर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल की तवज्जुह से, दुनिया के किसी लैब से, पंजाब फोरेंसिक साइंस से या जहां मर्जी से आप इसका फोरेंसिक करवा लें, ये वीडियो ऑथेंटिकेटेड है, जेन्युइन है, बिल्कुल वेरीफाइड है जी। सर ओके, आई मीन मेरी बात सुन लेना, मसला ये नहीं है, मसला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए हैं उन पे पूरा उतरना है ना। वैसे तो आपके कैलिबरी फॉन्ट के रेडली साहब जो थे उनकी भी वीडियो बयान ले लिया, तो क्या इधर नासिर भट्ट का वीडियो बयान नहीं लिया जा सकता? देखें ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है, एक एम्बेसी कैसे सुपरसीड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को। सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक तरीकाकार बताया और नासिर भट्ट को पाकिस्तान आना चाहिए और आके ये प्रेजेंट करना चाहिए कोर्ट में। एम्बेसी तो जगह नहीं है ना प्रेजेंट करने की। उस डब्बे में वो वीडियो एक लेके वो फिर रहे थे कि एक डब्बे में कुछ है, पता नहीं उसमें कोई कार्टून की फिल्म है या क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे, अहकामात जारी करे कि इनको फुल वो दिया जाए सिक्योरिटी और फिर लाया जाए। आपके साबिक एम्बेसडर अमेरिका के वो मेमो केस के अंदर इधर आ गए थे, प्रेसिडेंसी के अंदर वो ठहरे आराम से। उसमें क्या नासिर भट्ट की तरफ से कोई दरखास्त जो है सुप्रीम कोर्ट को वसूल हुई है? अगर नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उस एक दरखास्त ही नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आप पाकिस्तान आए। मगर अता तारर साहब आप लोगों को कोई जल्दी नहीं है अपने कायद को निकालने की जेल से, आप लोग क्यों नहीं है? हमारी सबसे बड़ी रिजर्वेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ऊपर है। देखिए इस वक्त जो एजाज शाह साहब रोल प्ले कर रहे हैं और जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के इदारों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली FIA को, एक शख्स बयान देने आता है आप उसको अरेस्ट वारंट पकड़ा देते हैं। अब हमें FIA के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, हमने इसलिए FIA को तो अपने अफसरों पे भी ट्रस्ट नहीं है, उन्हें नेग्लिजेंस का केस दायर वहां पे दी थी कि नासिर भट्ट पाकिस्तान आने को तैयार है बट एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो, वो यहाँ पे जहां मर्जी से आप फोरेंसिक करवाएं। पहले दरखास्त तो करे ना वो। मैं कह रही हूँ कोर्ट ने जो नासिर जंजुआ और बाकियों को बरी कर दिया था इससे, उनके FIA के अंदर जिनको नामजद किया था अरशद मलिक साहब ने, उसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन होगी उन अफसरान पे जिन्होंने हेस्ट में नेग्लिजेंस दिखा के इन लोगों को फारिग किया। जो प्रेशर टैक्टिक्स FIA की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस तरह वो अपनी मर्जी की इसको शेप देना चाह रहे हैं कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, इन हालात के अंदर हम किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फोरेंसिक जो हुआ है या जो होगा वो ओरिजिनली प्रेजेंट किया जाएगा और नासिर भट्ट को जो है वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी ड्यू प्रेशर जो है वो अदालत तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो अपना बयान हल्फी जमा करा सकें। हाई कमीशन को किसने रोका है? और मैं आपको बताऊं, हाई कमीशन ने उसका बयान ना लेके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की क्लियर वायलेशन की है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि हाई कमीशन में कोई भी एविडेंस जमा कराया जाए इन अ कोर्ट ऑफ लॉ वो एडमिसिबल होता है। तो इन्होंने किस कानून के तहत उसको रोका और किस कानून के तहत FIA का उसको अरेस्ट वारंट पकड़ाया वहां पे? जी सर, एक छोटा सा वक्फा ले लें, ये केस तो उलझता चला है। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। नाज़रीन, अभी जब कश्मीर में लोगों के घरों के अंदर लाशें पड़ी हैं, लोगों का सब कुछ ज़मीन बुर्द हो गया है, लोगों के घर सफ़े मातम बिछी हुई है, देयर इज़ एब्सोल्यूट केओस, एक बड़े ओहदे पे बरजमान शख्सियत का क्या कहना है, मुलाजा कीजिए। निशानी है कि जब कोई तब्दीली आती है तो नीचे जो है वो बेताबी होती है, तो ये तब्दीली की निशानी है कि ज़मीन ने भी करवट ली है कि उसको भी इतनी जल्दी ये तब्दीली कबूल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे मुल्क की मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा आपसे कुछ देर कबल आने वाले शदीद ज़लज़ले और इसमें होने वाले नुकसान को ज़मीन की अंगड़ाई और तब्दीली से ताबीर कर रही थी, जिस तरह आपने सुना। अदम मलूज़ मुशीर इत्तलात साहिबा, अगर ये मजाक है
آپ کی حصے مزاح پر مجھے صد افسوس ہی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت کا عکاس تو ہو سکتا ہے، ناگہانی آفت سے ہونے والے نقصان کا درد عیاں نہیں ہوتا اس سے۔ مجھے افسوس ہے کہ کل تک آپ ایک عورت کے لیے غیر مہذب الفاظ نیشنل ٹیلی ویژن پہ استعمال کر رہی تھیں، اس سے بھی نہیں آپ نے کوئی بھی جھجک محسوس کی۔ وی گاٹ اوور دیٹ ایز ویل۔ آج بھی آپ کی طبیعت میں شعور، احساس، معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی شدید کمی ہے۔ عہدہ بڑا ہو تو قد کاٹ بڑا کرنا پڑتا ہے۔ It is an absolutely in bad taste. You're neither cute, neither witty, just insensitive. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.